Welcome to JPM PG College e-learning classes. डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। क्लास है आपकी बीए फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हम पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का पद है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं। वह भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य जो हैं वो करता है या उसी के नाम से संचालित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। जैसे अंबेडकर ने कहा भी है कि हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट की है। वहाँ वह राज्य का प्रधान है, वहाँ पर वो राज्य का प्रधान है परंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है परंतु देश का शासक नहीं। संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया भी गया था कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वही इस शक्ति का स्रोत है। अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार राष्ट्रपति व्यवहार में संवैधानिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और अनुच्छेद 75 ये व्यवस्था देता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्न योग्यताएं अनिवार्य हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। सेकंड, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो और है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसकी इतनी योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता हो। फिर भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। वो भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार में लाभ के पद पर नहीं हो, परंतु जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, तो इसलिए इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 अनुमोदन के रूप में आवश्यक माने जाते। तो ये थी राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यताएं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की। राष्ट्रपति को किस तरह से निर्वाचित किया जाता है। बताते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है स्टूडेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा हुआ भी है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अब न्यूनतम कोटा के लिए एक सूत्र दिया गया है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या, जितने मत मिल रहे हैं +1, और नीचे है राष्ट्रपति पद हेतु जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी संख्या।
इस तरह से न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। फिर नीचे लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है, किंतु जब तक कोई उत्तराधिकार के रूप में उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो पद पर बना रह सकता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संघ सरकार को शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही करना होता है तथा सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति कुछ इस तरह की शक्तियां उसे प्राप्त हैं, इस तरह के कार्य करता है, जैसे कि नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी शक्तियां, या फिर किसी भी शासन के संचालन संबंधी शक्तियां हो गई, या फिर मंत्रिपरिषद के नियम, मंत्री के कार्य विभाजन संबंधी शक्तियां, या वैदेशिक मामले संबंधी शक्तियां, या सेना संबंधी शक्तियां। स्टूडेंट, इसमें कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत लिखा हुआ भी है, आप स्वयं से पढ़ भी सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। जैसा कि आपको अभी बताया भी गया था, उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। उसे विशिष्ट पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राज्यपालों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार इसे प्राप्त है। वह विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूतों की भी नियुक्ति जारी करता है। फिर है आपका विधायी शक्तियां। अब राष्ट्रपति संघीय विधायिका का एक अंग होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। जो हमारी संसद है उसके कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अंग है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, पर उसे व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है, जिसे विधायी शक्ति बोलते हैं। वह संसद का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भी भंग कर सकता है। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, अन्यथा नहीं। फिर बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है वह किसी भी व्यक्ति को जिसकी सजा बोल दी गई है उसे क्षमादान दे सकता है, या फिर दंड को कम कर सकता है, या दंड को बदल भी सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के परामर्श की भी शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसे युद्ध तथा शांति की घोषणा आदि करने का भी अधिकार प्राप्त है। फिर पढ़ते हैं विशेषाधिकार शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति। किंतु विशेष परिस्थितियों में वो अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। जैसे कि जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो वो स्वविवेक से नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट है यदि सत्ताधारी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो भी अपने स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है और पदाधिकारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है।
ये थे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, इनका अध्ययन हम करते हैं। पहली बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और 356 के अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहां भी राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आर्थिक संकट विद्यमान हो गया तो राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, वित्तीय आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद आपको याद करने हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। धन्यवाद स्टूडेंट।